हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ ज़ेप्टो की है। तो उनका आईपीओ आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, 2026 में आएगा। अभी उनका आईपीओ आने वाला था, बट कहीं ना कहीं बैक टू बैक कुछ ना कुछ गलत खबरें आ रही थी और मुझे लग रहा था कहीं आईपीओ ना फंस जाए। सबसे पहले उन्होंने अपने कैफे वाले बिजनेस को बहुत सारी जगहों के ऊपर बंद किया, जिससे दिखाई दिया कि भाई ये जो स्केलिंग के पीछे भाग रहे थे पिछले कुछ टाइम से, अब ये स्केलिंग नहीं देख रहे हैं, अभी एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं कि भाई कौन सा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। अगर स्केलिंग की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको फंड्स की भी दिक्कत आ रही है। ऑल्दो ज़ेप्टो ने बहुत तेजी से पिछले कुछ टाइम से पैसा रेस किया था, तो लग रहा है शायद नहीं आएगा। अब ज़ेप्टो को आईपीओ इंडिया में निकालने के लिए इंडिया के इन्वेस्टर्स चाहिए थे। इंडिया के इन्वेस्टर्स अगर मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग रखेंगे तभी आईपीओ निकालना आसान होगा। अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने $100 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट भी किए थे। अब ज़ेप्टो वालों का प्लान ये था कि जो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट मिल जाए, जो बाहर वाले इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट मिल जाए और हम आईपीओ की स्टोरी बना पाए। उसके बाद में फिर खबरें निकल के आई कि भाई कंपनी का टॉक्सिक कल्चर है, कंपनी खराब है, कंपनी बहुत बर्न कर रही है, कंपनी का हाल बुरा है। सीईओ ने सामने से आके बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ शोर शराबा मच रहा है, हमको डिमीन करने की कोशिश करी जा रही है। फिर अभी रिसेंटली फसाई वालों ने इनके डार्क स्टोर्स के ऊपर रेड मारी, जहां पर देखा गया इनकी प्रैक्टिसेस भी गलत है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज बन गई। मेरे हिसाब से शायद फंड्स की भी दिक्कत आ रही थी। फंड्स की दिक्कत समझा रहा हूं मैं क्या है। दुनिया में फंड अवेलेबल है, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास में शायद इनके लिए इतना फंड अवेलेबल नहीं था। आपका मन था कि इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर वाले इन्वेस्टर्स को खरीद ले, बाहर वाली होल्डिंग कम हो जाए और आप आईपीओ निकाल पाए। पर जिस तरीके से फसाई वाला कंसर्न निकल के आया, कहीं ना कहीं इनका आईपीओ डिले तो होना था। इतना डिले होना था मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी निकालते इस नेगेटिव माहौल के अंदर तो इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता था। बट अभी जो रिपोर्ट्स कह रही है वो कह रही है कि ये $700 मिलियन रेस कर सकते हैं ओवरसीज और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, दोनों से। मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है बाहर वाले, वो भी इन्वेस्ट करेंगे। अगेन वही कहानी सी लग रही है मुझे कि बाहर वाले इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, इंडिया वाले अभी उतने रेडी नहीं है। इंडिया के माहौल ठीक नहीं है। देखा जाए तो भाई बर्न भी तो बहुत तेजी से कर रहे हैं ना। ये 100 करोड़ मंथली एम्प्लॉयज की सैलरी देते हैं। स्विगी वालों की 80 से 90% के आसपास हो गया, जोमेटो वालों के 60% के आसपास हो गया। और एक बार आप चार्ट के अंदर देखो भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। ये लिमिटेड सिटीज के अंदर है, बाकी प्लेयर्स बहुत सारी सिटीज के अंदर है। अगर आप ज्यादा सिटीज के अंदर नहीं हो, दिस मीन्स आपको उतनी वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है। तो वर्कफोर्स शायद ज्यादा है, आप एक बार को ये कह सकते हो कि कम वर्कफोर्स से भी अच्छा जीएमवी निकाल पा रहे हैं, अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की कंसंट्रेशन बहुत सारी जगहों के ऊपर बढ़ा रखी है। क्वाइट पॉसिबल, बट कॉस्ट कटिंग यहाँ पर हो सकती है। तो कंपनी की डायरेक्शन मेरे हिसाब से होने वाली है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। बहुत तेजी से एक्सपैंड करने का प्लान नहीं करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। बहुत तेजी से एक्सपैंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन की तरफ, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आईपीओ निकालने में अब टाइम हो गया। अभी के टाइम पे क्विक कॉमर्स में मारा काटी चलने वाली है, मान के चलो। चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात कर लो, फ्लिपकार्ट इसके अंदर एंटर कर रहा है। ब्लिंकिट ऑलरेडी एक्सपैंड करने का प्लान कर चुका है। टाटा वाले भी अपने आप को एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। स्विगी ने कहीं ना कहीं अभी ये रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है। तो ज़ेप्टो खाली लौता प्लेयर नहीं रह जाएगा जो इस फील्ड के अंदर रहेगा। इनफैक्ट रिलायंस वाले भी जियो के थ्रू इस फील्ड के अंदर घुस रहे हैं। तो ज़ेप्टो के लिए मुश्किल रहने वाला है इतने कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना। तो मेरे हिसाब से अब ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन तरीके से चलेंगे। टाइम बताएगा कि मैं गलत हूं या फिर सही हूं। बाकी मॉर्गन स्टैनली ने स्विगी की तारीफ करी है। उन्होंने बोला है इस टाइम पे स्विगी सस्ता मिल रहा है, ले लो। मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। उनका कहना है जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है ना, वो 15.8% CAGR से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 28 के बीच में। अभी के टाइम पे जो जोमेटो और स्विगी के बीच का गैप है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है 405 रुपए शेयर होना चाहिए इनका। उनके हिसाब से ये प्राइस सही है। बाकी एक बार कंपैरिजन दोनों का देखा जाए ना, जोमेटो और स्विगी का, तो आपको थोड़ी पिक्चर बेटर दिखाई देगी। देखो रेवेन्यू टर्म्स के अंदर दोनों आसपास ही है। अगर हम रेवेन्यू मल्टीपल की बात करके चले तो स्विगी का रेवेन्यू मल्टीपल बहुत कम है। बट कहानी ये है, स्विगी प्रॉफिट भी तो नहीं बना पा रहा। इनका अर्निंग पर शेयर -8.6 का है। हाँ जोमेटो का भी कम है, बट माइनस तो नहीं है। बट अगर मार्केट कैप के कंपैरिजन की बात करके चले तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। जोमेटो लाखों करोड़ों में बैठा है और ये हजारों करोड़ों में बैठा है। तो
डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए शायद मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा बोला है। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो वो ग्लोबली एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। इन्होंने कुछ टाइम पहले भी ये बात करी थी, अब एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनके शेयर प्राइसेस भी भागते हुए दिखाई दिए। 2.4% इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है। रीजन क्या है? इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में एंट्री ले ली है। पहले इन्होंने बोला था कि हम जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो इंडिया की तरह है, जहां पे आप टेक एनेबल मर्चेंट पेमेंट वाला सिस्टम ला सकते हो, वहां पर हम एक्सपैंड करेंगे। तो अभी धीरे धीरे करके हर जगह एक्सपैंड करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगे, सब कुछ हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया के अंदर तो मैं कहूँगा माराकाटी चल रही है, इस चक्कर में बिजनेस नहीं बन पा रहा है। बट इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी मार्केट रिलेटिवली ओपन है, तो मार्केट बन सकती है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी रामदेव अग्रवाल जो है, उनका ऐसा कहना है मार्केट 2035 तक 3 गुना होती हुई दिखाई दे सकती है। उनका कहना है सेंसेक्स 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा 2030 तक, और 2035 पे 3 लाख तक पहुंच जाएगा। उनका कहना है इसका रीजन क्या है? हर 5 साल के अंदर मार्केट डबल होती हुई दिखाई देती है। अभी नहीं हो रही है, पिछले 45 साल से कॉन्स्टेंटली 15% ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। तो उनका कहना है इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट इतनी आगे पहुंच जाएगी। उन्होंने बोला जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो भी 15% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, डीमेट अकाउंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ में आई है, इसकी वजह से वो नंबर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। साथ में जो इंडिया की जीडीपी है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है जो नॉमिनल जीडीपी है वो 12 से 13% तक बढ़ती हुई दिखाई देगी, रियल ग्रोथ 7 से 8% तक दिखाई देगी, और इन्फ्लेशन 4 से 5% के बीच में रहेगा। तो बढ़िया चीज है भाई। अगर ये सब कुछ होता है तो कितना सिप चल रहा है आपका, कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा तो चल रहा है वैसे। बाकी अगर मैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात करके चलूं भाई, मैं हिल गया। मैंने कहा कोई टाइपो एरर तो नहीं है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज क्या है? फिर पता लगा तिलक नगर इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये लोग ब्रांडीज बनाते हैं, मैंशन हाउस, कोरियन नेपोलियन के नाम से। मुझे नहीं पता कितनी पॉपुलर है कितनी नहीं है, बट ये कंपनी खरीदने वाली है इंपीरियल ब्लू को। ये एक फ्रेंच बेवरेज कंपनी है, उनको खरीद सकते हैं $600 मिलियन के अंदर। अभी के टाइम पे 90% जो इनका रेवेन्यू है ना, वो ब्रांडी सेल से आता है। इंपीरियल ब्लू को खरीदने के बाद में ये विस्की सेगमेंट में भी अपने आप को एक्सपैंड कर देंगे। इनके अलावा इम्ब्रू बेवरेजेस ने भी ऑफर दिया है, बट इंपीरियल ब्लू वालों का कहना है तिलक नगर ने ज्यादा अच्छा ऑफर दिया है। 23 जून तक का टाइम दिया गया है बाइंडिंग बिड डालने के लिए, मतलब अब आप पीछे नहीं हटोगे, आपने फाइनल प्राइस कर दिया है। तब तक तिलक नगर वाले पैसे का भी तैयारी करेंगे, क्योंकि छोटा अमाउंट नहीं है ये पैसा। खुद तो अपने कंपनी से निकालेंगे थोड़ा सा, कुछ बैंक से लोन लिया जाएगा और कुछ प्राइवेट इक्विटी से रेस किया जाएगा। मतलब दैट इक्विटी और खुद की सेविंग का यूज होने वाला है यहाँ पर। वीडियो आगे जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी इंडिया ने अपनी ईवी पॉलिसी के अंदर ईवी इंपोर्ट ड्यूटी को 15% पे ले गए हैं, बहुत स्लैश किया गया है। बट यहाँ पर कैच है, मैंने कल भी बात करी थी ईवी ड्यूटी कम करी गई है, बट जब ढंग से पढ़ा तो पता लगा बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज, किसी भी कंपनी को मिनिमम 4150 करोड़ का कमिटमेंट देना पड़ेगा 3 सालों के अंदर। सालाना खाली 8000 ईवी गाड़ियां ही इंपोर्ट करी जा सकती है, जिसपे 15% रिड्यूस ड्यूटी देनी पड़ेगी। साथ में जो गाड़ियों का प्राइस है वो कम से कम मोटा मोटी 30 लाख होना ही चाहिए। मतलब 30 लाख एंड अबव सेगमेंट वाली गाड़ी आ सकती है, सस्ती गाड़ियां आके डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो हम सोच रहे थे BYD आ जाएगी तबाही बच जाएगी, हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। बट BYD फिर भी आ सकती है। 30 लाख से ऊपर ना, 30 लाख 1000 रुपए में गाड़ी ले आएगी, क्या कर लोगे तुम? एग्जैक्ट 30 लाख में गाड़ी ले आएगी, 30 लाख 1 रुपए में गाड़ी ले आएगी। क्योंकि ये जो प्राइस है ये कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट सब मिला के बात करी जा रही है। साथ में ये भी कहा गया 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा आपको 3 साल के अंदर अंदर, और 5 साल तक 50% तक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है आपको इंडिया के अंदर भी कुछ छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, जहां पर कुछ ना कुछ इंडिया में काम चल रहा है, और फ्यूचर के अंदर ऐसा ही करते रहना होगा। एनुअल टर्नओवर माइलस्टोन 2500 करोड़ रखा गया है सेकेंड ईयर तक, और 5000 करोड़ रुपए रखा गया है फोर्थ ईयर तक, 7500 करोड़ रखा गया है फिफ्थ ईयर तक। तो जो लग्जरी गाड़ी है वो शायद हमको देखने को मिले, बड़ी बड़ी वाली मर्सिडीज हो गई, वोल्क्सवैगन, स्कोडा, होंडाई, किया, सबने इंटरेस्ट दिखाया है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने का। टेस्ला ने अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि टेस्ला वालों को लग रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह फ्यूचर के अंदर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। BYD वाले
चाहते हैं आना, वो तो इंडिया में फैक्ट्री भी लगाने का प्लान कर रहे थे, पर अप्रूवल नहीं आ रहा क्योंकि चाइनीज कंपनी, और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट डिस्टर्ब हो जाती। अब देखो समझो, अगर आप इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाती हो तो फिर तो इम्पोर्ट ड्यूटी है ही नहीं, फिर तो आप तबाही मचा सकते हो। तो BYD अगर इंडिया में आता है तो 10-10, 11-11 लाख रुपए में ईवी गाड़ी ऐसे निकाल देगा जो 20 लाख रुपए में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सेगमेंट खराब होता हुआ दिखाई देगा। जो इंडिया में महिंद्रा बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, टाटा ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया है, अभी MG वाले भी ठीक ठाक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाय द वे JSW ग्रुप अब MG को मेजर ओन करने लग गया है इंडिया के अंदर, तो वो भी एक कह सकते हो सेमी इंडियन कंपनी हो चुकी है। बट ये तीनों कंपनियों की तबाही हो सकती है अगर BYD इंडिया के अंदर आ जाता है तो। बस चाइनीज है, इस चक्कर में थोड़ा अप्रूवल डिले आ रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था ना जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट एक रूल से पास होकर निकलेगी। पहले उसके ऊपर थोड़ा सा कहा गया कि नहीं नहीं अभी थोड़ा रूल को मॉडिफाई करा जा रहा है, बट एक रूल तो बना ही हुआ है कि अगर नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो पहले गवर्नमेंट एक लेवल के बाद में देखेगी कि भाई क्या आ रही है, कौन कर रहा है, कहाँ से आ रही है। बाकी इंडिया वाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे चले गए। यूएस का जो ऑटो टैरिफ है उसको लेके 25% यूएस वालों ने ऑटो टैरिफ लगाया है सारे प्रोडक्ट पार्ट सबके ऊपर। तो इंडिया वालों को लग रहा है इंडिया को नुकसान हो सकता है और ये गलत चीज है, इसलिए वो WTO के पास में गए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, इंडिया वाले बहुत फैलाफाली कर रहे हैं, कहीं इंडिया को ये सिचुएशन बैकफायर तो नहीं कर जाएगी। समझाता हूँ। सबसे पहले यूएस वालों ने स्टील के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई, इंडिया वालों ने कहा हम भी रिटेलिएशन करेंगे। पहले यूएस चाइना के बीच में रिटेलिएशन गेम चल रहा था, बट इंडिया वाले कहते हैं हम भी रिटेलिएशन करेंगे। अभी इंडिया वालों ने अपनी ईवी पॉलिसी को मॉडिफाई किया है, यूएस वालों ने 25% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया फिर से रिटेलिएशन खेल सकता है अगर चाहे तो। कहीं ये ना और डोनाल्ड ट्रंप का मत्था तो सनका ही रहता है, वो कुछ उल्टा एक्शन कर दे, क्योंकि इंडिया की अभी जो ट्रेड डिस्कशंस है वो ओवर नहीं हुई है, अभी वो इन प्रोसेस ही है। बाकी जो यूएस का गोल्ड कार्ड वीजा है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी तो है इंडियंस के लिए, बट एक लीगल इशू भी हो सकता है। बेसिकली जो गोल्ड कार्ड वीजा है ना वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बिक सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभी इंडिया के पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना पे कर सकते हैं यूएस में पूरा सेटल होने के लिए, सब कुछ करने के लिए। बट यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जो वीजा है ये स्पेसिफिक टाइप का वीजा ही है, नेशनैलिटी तो नहीं है। फ्यूचर के अंदर नेशनैलिटी कन्वर्ट हो सकती है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई आप आओ, $5 मिलियन फेंको और आपको हम यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी दे देंगे। तो अभी $5 मिलियन बहुत ज्यादा लोगों को लगता है, बट बहुत सारे लोगों के पास इंडिया में है जो यूएस में नेशनैलिटी चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग दे देंगे, वो चले जाएंगे। अब आपको वीजा मिल रहा है, पहली बात वो कब पास होगा कब नहीं होगा, क्या उसका स्टेटस है, क्या गवर्नमेंट के थ्रू वो पास हुआ है या फिर नहीं हुआ। अभी रिसेंटली देखा ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, बट यूएस कोर्ट ने उसको कहा ना कि भाई क्या कर रहे हो, ये अनलॉफुल है। सिमिलरली आपने वीजा खरीद लिया मजे से, आपने कहा भाई अब मैं यूएस सिटीजन बन जाऊंगा, उसके बाद में कोई बिल पास हो जाता है या कुछ हो जाता है, आपके पैसे ही फंसे रहते हैं। तो इसी चक्कर में माना जा रहा है, सुनने में चीज अच्छी लग रही है पर ये बहुत रिस्की भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि कोई बंदा हमको देख रहा है जो ये वीजा लेना चाहता था, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये बात सबको पता लग जाए, ताकि अगर कोई लेना चाहे किसी के नेटवर्क में भी तो संभल के पैसा इन्वेस्ट करे। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर एक्विजिशन लगाया है कि भाई उन्होंने ट्रेड पैक्ट तोड़ा है, उन्होंने ओपनली पब्लिकली जिनपिंग को क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि भाई बहुत हार्ड है इनके साथ में काम करना। अब देखो कहानी क्या है, गलतियां यहाँ पर दोनों की है। सबसे पहले यूएस को हम देख ही रहे कितने सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, वो कभी कोई टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर, कभी एआई के हार्डवेयर नहीं जाने देंगे, कभी ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ट्रेड पैक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूँ। देखो कहानी क्या हुई थी, यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा कि भाई हम तुमको बर्बाद कर देंगे। चाइना का भाई मेरे को करके दिखाओ, मैं तुम्हारे पे भी लगा दूंगा। यूएस ने कहा मैं और लगा दूंगा, चाइना ने कहा और लगा दूंगा। फिर दोनों ने बैठ के बात करी कि भाई ऐसा तो कुछ होना नहीं है, चलो आओ डिस्कशन करते। तो ये भाई जो झगड़ा था ये थोड़े टाइम के लिए रुकता हुआ दिखाई दिया, दोनों ने ईज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यूएस वाले कह रहे हैं भाई इनको टेक्नोलॉजी नहीं दे देंगे, एआई में आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अब चाइना के पास भी तो एडवांटेज है ना, अगर यूएस के पास में एडवांटेज है, उनके पास टॉप टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, चाइना के पास में मिनरल्स है जिससे आज ईवी पूरा बैटरी वाला सेगमेंट बन रहा है। तो अगर चाइना वाले एसेंशियल मिनरल्स नहीं देंगे, एलिमेंट्स नहीं देंगे, तो बैटरीज नहीं बन पाएगी, ईवी सेगमेंट में दिक्कत आ सकती है। मैं कहूंगा ईवी भी नहीं, सारे बैटरी सेगमेंट के अंदर दिक्कत आ सकती है, जिस भी चीज में बैटरी लग रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीजा कैंसिल कर दिए गए, उनको वापसी भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं कलेश तो चल रहा है भाई, ये कलेश बढ़ भी सकता है, बट ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि पहले जब ये ट्रेड वॉर वाला कलेश शुरू हुआ तो बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया इंडिया की तरफ। एप्पल ने अपने फोन मैन्युफैक्चर करना भी इंडिया के अंदर शुरू कर दिया। उसके बाद में जब ये ईज आउट होता शुरू हुआ तो लोगों ने कहा अभी चाइना में ही काम कर लेते हैं, इंडिया का इकोसिस्टम उस लेवल पे अभी तैयार नहीं है, जब होगा तो हम काम कर लेंगे, धीरे धीरे करके काम करते हैं। मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग पढ़ा जहां पे बता रखा था कि जो एप्पल है उनको इंडिया में फोन बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही है, डिलेज देखने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इंडिया के अंदर फोन बनाने में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस देखने को मिल रहा है। तो क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएगा, ये सवाल है। बाकी चाइना वाले जो मिनरल्स रोक रहे हैं वो खाली यूएस के लिए नहीं रोक रहे, इंडिया को भी दिक्कत आ रही है। इंडिया को अगर ईवी सेगमेंट में आगे बढ़ना है तो इंडिया को जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, और चाइना वाले इसको दे नहीं रहे। बेसिकली चाइनीज एम्बेसी से तो अप्रूवल आ गया है बट कॉमर्स मिनिस्ट्री से अभी पेंडिंग है, जिसकी वजह से गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारी बहुत सारी कंपनीज है जो कि बेच रही है व्हीकल्स, अब वो कैसे प्रोडक्ट को यूज करेगी और कैसे वो प्रोडक्ट बेच पाएगी। माना जा रहा है बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, दोनों को ईवी प्रोडक्शन के अंदर डिसरप्शन देखने को पड़ सकती है, और ये बहुत गलत चीज है दोनों के लिए। कहीं ना कहीं इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था ईवी टू व्हीलर के अंदर, और ये खबर आने के बाद में मार्केट, अगर मार्केट में आप बेच ही नहीं पाओगे, सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपका शेयर तो बाय डिफॉल्ट कम ही हो जाएगा। बाकी इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो उसके अंदर सर्विस सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम मई की बात करके चले तो भाई 58.8 पे पहुंच गया। अगर सर्विस परचेज मैनेजर इंडेक्स की बात करके चले, ये HSBC इंडिया का डेटा है, अप्रैल के महीने में 58.7 था, मतलब थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दी है पिछले से। नंबर्स की बात करके चले तो 16% कंपनीज ने अपने स्टाफ्स को बढ़ाया है। इस टाइम पे हायरिंग रेट हाईएस्ट चल रहा है, क्योंकि ये सर्वे 2005 में शुरू हुआ था, उसके कंपैरिजन में हाईएस्ट चल रहा है। सर्वे के हिसाब से 19.5 साल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम दिखाई दे रहा है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करके चले, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। तो नंबर तो भाई अच्छा बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में दिक्कत आ रही है। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो देखो दो टाइप की इंडस्ट्री वालों को जानता हूँ, एक डेवलपर कंपनीज को, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को। उनको जानता हूँ जो कि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, उनका काम तो हल्का है। अब ये हो सकता है बड़े बड़े कंपनीज को मिल रहा हो, छोटी कंपनीज को उतना ना मिल रहा हो, और मैं छोटी कंपनीज इतनी छोटी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनका 50-60 करोड़ रुपए महीने के आसपास का रेवेन्यू होगा, तो इतनी छोटी कंपनीज भी नहीं है। ऐसी कंपनीज का भी भाई नहीं बन पा रहा बिजनेस, हल्का है उनका बिजनेस बहुत ज्यादा। तो अगर आप में से किसी की कंपनी चल रही है सर्विस सेक्टर के अंदर जो कि एक्सपोर्ट करता है, आपका काम कैसा है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नंबर्स निकल के आते हैं ना वो एवरेज होते हैं, जहां पर ऊपर वाले बंदे भी होते हैं, नीचे वाले बंदे भी होते हैं, बट एक्चुअली हमको रियलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी मीडियन से ज्यादा अच्छी निकल पाती है। आपको पता लगता है एवरेज लोगों का हाल क्या है। हो सकता है इंडिया के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, ठीक है, बहुत सारा जीएसटी पे हो रहा है, बट एक्चुअली बहुत सारे बिजनेस वाले रो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा। हम कह रहे हैं ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन, ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ज्यादा सेल हुई है। और अगर सबसे ज्यादा सेल हुई है, क्या हर एक रिटेलर की दुकान पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है? तो ये होता है स्क्यू डेटा। बेसिकली अगर आपने टॉप वाले बहुत बड़े हो जाते हैं, मीडियम वाले बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो एवरेज आपको ऐसी दिखाई देती है जो एवरेज होती ही नहीं है। शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल गया हूं, इस बात को एक दो बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं। बाकी कॉइन बेस का जो डेटा ब्रीच होता हुआ दिखाई दिया है, उनको पहले ही पता था इस बारे में। कहा जा रहा है जनवरी के अंदर ही उनको पता लग गया था ये वाली बात, मई के अंदर उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। और ये कब किया गया है? जब हैकिंग का मामला निकल के आया। कहानी क्या है कि भाई एक कंपनी थी इंडिया के अंदर, वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उनको पैसा खिलाया गया हैकर्स के थ्रू, और उन्होंने वहां का डेटा सारा लीक कर दिया, जिसमें लोगों के नंबर, अकाउंट में कितना पैसा है, बहुत सारे, मतलब आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ लीक किया गया। पासवर्ड वासवर्ड नहीं निकला, बाकी सारी चीजें निकल गई। और ये पकड़ा कैसे गया? एक एम्प्लॉय स्क्रीन की फोटो खींच रहा था फोन से, उसको पकड़ा गया, उससे पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा रैकेट चल रहा है। 200 से ज्यादा लोगों को फायर किया गया। अब 200 से ज्यादा लोगों को फायर फ्रॉड के चक्कर में किया है, या फिर इसलिए किया है क्योंकि कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट चला गया। टास्कस एक कॉल सेंटर कंपनी है, अब आप ट्रस्ट के ऊपर ही तो जी रहे हो। अगर आपके अंदर डेटा ब्रीच देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भागेंगे ना, तो क्या पता कस्टमर्स का मुंह इसलिए निकाला गया हो। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि ये ना हो कि आपकी जान पहचान में कोई बंदा था जिसको निकाल दिया गया, आपने कहा तू भी फ्रॉड था, जरूरी नहीं है। बाकी अमेजोन की बात करके चले तो उन्होंने हर एक ऑर्डर पे 5 रुपए ऐड कर दिया है एज अ मार्केट प्लेस फी,
और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बिजनेस मॉडल बनता हुआ दिखाई देगा। अभी के टाइम पे ना देखो, क्विक कॉमर्स वालों ने, फूड डिलीवरी वालों ने, सब ने ऊपर 5 रुपए 10 रुपए कुछ पैसा जोड़ना शुरू किया है। आप ऑर्डर करो, उसके ऊपर एक पैसा लगेगा। अभी अमेजोन वाले भी कर रहे हैं। हमको 5 रुपए से या किसी को 5 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंपनी की जो नंबर ऑफ ऑर्डर की वॉल्यूम है, उससे अगर 5 रुपए पर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। चाहे आप प्राइम यूजर हो, नॉन प्राइम हो, सबके लिए ये है। ये बस गिफ्ट कार्ड्स के ऊपर नहीं लगेगा। अमेजॉन बिजनेस ऑर्डर, बाजार, अमेजॉन नाउ, अमेजॉन फ्रेश, इन ऑर्डर्स के ऊपर नहीं लगेगा। साथ में अगर आप मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह जो भी डिजिटल सर्विसेज होती है वो करोगे तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो क्या ये 5 रुपए आपको चुभेगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी फ्लिपकार्ट वालों ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड से एग्जिट कर लिया है। 6% के आसपास शेयर थे उनके, सारे के सारे बेच दिए भाई। एक ब्लॉक डील करी गई है 582 करोड़ के अंदर। ये खबर आने के बाद में शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। देखो सिंपल सी बात, जब एक्चुअली आपने शेयर बेचे होते हैं ना, तब भी शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई देते हैं। प्लस ये जब शेयर प्राइसेस घट रहे होते हैं उसके चक्कर में बहुत सारे लोग और बेच देते हैं तो नीचे आ जाता है। तो आप कह सकते हो अगर फंडामेंटल्स सही है, मैंने नहीं देखे इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, सब कुछ क्या है, तो एक अच्छा मार्केट में एंट्री लेने का पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ नीचे जा रहा है और सिर्फ ब्लॉक डील के चक्कर में हुआ है, तो फ्लिपकार्ट ने क्यों अपने शेयर्स बेचे हैं, क्या पता कोई कंसर्न हो कंपनी के अंदर जो फ्लिपकार्ट वालों को पता है, हमको नहीं पता। ऑल दो ये लिस्टेड कंपनी है तो कंसर्न होगा तो सामने आना चाहिए। कई बार नहीं भी आता है क्योंकि ये तो चलता है। जैसे मुझे याद है पेटीएम का कुछ था, जहाँ पर पेटीएम में पहले लोगों ने एग्जिट लिया, उसके बाद में खबर निकल के आई थी पेटीएम की कुछ कुछ। सिमिलरली क्या पता कुछ खबर भी हो, और अगर कुछ खबर नहीं है, इनके नंबर्स बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन भी सकती है। अगेन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैंने 2 साइड बता दिया है। रिस्क भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, और ये लॉन्ग टर्म वाली गेम है। कहा गया ना कि 5 साल में डबल होता है इंडेक्स, अगर देखा जाए तो इंडेक्स में ही लगा लो किसी इंडिविजुअल शेयर के कंपैरिजन में। बाकी अडानी एयरपोर्ट्स ने $750 मिलियन सिक्योर करे हैं। ये जो पैसा रेस किया गया है, ये $400 मिलियन की इनकी डेट फाइनेंसिंग है, उसको पूरा करने के लिए यूज करा जाएगा। मतलब इन्होंने उधार ले रखा है, यहाँ पर ब्याज आपको ज्यादा देना था, तो ये पैसा उन लोन को उतारने के लिए यूज होगा। साथ में इनके जो 6 एयरपोर्ट है उसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए यूज किया जाएगा। और जो इनका नॉन एरोनॉटिकल बिजनेस है, जिसमें रिटेल, फूड बेवरेजेस, ड्यूटी फ्री शॉप्स, बाकी चीजें जो एयरपोर्ट में देखने को मिलती है, उसको एक्सपैंड करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इनका प्लान ये है कि अपनी कैपेसिटी को 3 गुना कर देना है, 300 मिलियन पैसेंजर तक कर देना है एनुअली 2040 तक। इसका मतलब क्या है, आप एयरपोर्ट इतना बड़ा कर दोगे, ज्यादा प्लेन्स आ सकते हैं, ज्यादा गेट्स होंगे, ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट होगा तो ज्यादा शॉपिंग की दुकानें होगी, ज्यादा शॉपिंग की दुकानें होगी तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा बिजनेस आएगा इनके पास में। और सिंपल सी बात, जितनी ज्यादा प्लेन उड़ेगी उतना भी ज्यादा बिजनेस इनके पास में आएगा। बाकी अगर आईडीएफसी फर्स्ट की बात करके चले तो भाई सीसीआई का अप्रूवल मिल गया है अपने शेयर्स इनको बेचने के लिए। वॉरबर्ग और प्लैटिनम इन्वेस्टर्स को अप्रूवल मिल गया है इनके शेयर्स खरीदने का। वॉरबर्ग वाले 9.99% इनके शेयर्स लेने वाले हैं और प्लैटिनम इन्वेस्टर्स 5.1% लेने वाले हैं। ऑल्दो ये डील पहले हो गई थी, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अप्रूवल में फंसा हुआ था। सीसीए से अप्रूवल आ गया है, सब जगह से अप्रूवल आ गया है, अच्छी चीज है भाई। इंडियन बैंकिंग सेक्टर मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड ही रहा है, अब धीरे धीरे ये थोड़ा प्राइवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। अब एक बार चार्ट को देखो, आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट ओन बैंक्स देखो आप कितने नंबर्स में हुआ करते थे। 2000 तक 76% गवर्नमेंट ओन बैंक्स थे, 10 के अंदर 74 नंबर आया और 2024 के अंदर 52% पे आ गया। इंडियन प्राइवेट बैंक्स की बात करके चले तो वो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फॉरेन बैंक्स आप कह सकते हो एक बार को नंबर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इंडियन प्राइवेट बैंक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। बाकी भाई इंडिया के अंदर केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप चार्ट के अंदर देखो किस तरीके से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2 जून को नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है खतरनाक तरीके से, डेथ्स भी देखने को मिल रही है। अगर हम स्टेट वाइज बात करके चले तो केरला सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र उसके बाद में आ रहा है, दिल्ली भी टॉप 5 की लिस्ट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर शायद लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो सकती है। ऑल्दो मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, पर अगर हो जाता है तो तैयारी करनी अभी से शुरू कर लो। मतलब मैं तो ये कहता हूँ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना। मतलब पहले अगर सोच लो इस चीज के बारे में, अपने सेफगार्ड्स बना लो, तो कोई गलत नहीं है ना, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। जब ये इंडिया पाकिस्तान वाला कांड शुरू हुआ था, मैंने तो अपने बैकअप तैयार कर लिए थे कि भाई घर पर राशन वाशन डाल के रख लो, चाहे कुछ नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर करके रख लो, प्रॉब्लम क्या है। सिमिलरली आप मान के चलो कि ऐसी चीजें हो सकती है। अगर आप
बिजनेस ओनर हो या ऑफिस में जाते हो, मास्क वास्क लगाना शुरू कर दो, सैनिटाइजर वाली दुनिया पे फिर से आ जाओ, जेब में सैनिटाइजर रखो, किससे मिल रहे हो सैनिटाइजर साफ कर लो, खाने से पहले हाथ धो लो। वो जो बेसिक बेसिक रूल होते थे जो पहले रखते थे, उन सब का पालन करना शुरू कर दो। कंपनी ओनर्स को मैं कहूंगा कि आप अपने सेफ गार्ड मेजर्स बना लो, क्योंकि पहली हमको मौका नहीं मिला था तैयारी करने का, बट इस बार हम पूरी तैयारी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स बनाने के, घर से काम करना है तो सबकी तैयारी पहले ही कर लो, चाहे ये चीज हो या ना हो। अगर होगी तो आपकी को नुकसान नहीं होगा उतना ज्यादा, अगर नहीं होगी तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। बाकी अगर आप एनआरआई हो और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को मॉडिफाई किया है। उन्होंने कहा है अगर आप एक एनआरआई हो और आप किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो पहले आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था हमारी करेंसी के ऊपर, अब आपको अपनी करेंसी के हिसाब से देना पड़ेगा। समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे $10,000। $10,000 कब करे थे आपने? जब मान लो $60 का प्राइस था। $60 का प्राइस मतलब 6 लाख रुपए आपने इंडियन करेंसी के हिसाब से किसी कंपनी में डाले थे। अब आपने इन्वेस्ट रखा, 2-3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आपने कहा कि भाई अपने शेयर्स बेच देता हूं, तो आपने अपने शेयर्स बेचे। जब आपने शेयर्स बेचे तो वो बिके 8 लाख रुपए के। तो जब आपने 8 लाख रुपए के बेचे तो आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपने 8 लाख में बेचे, इस टाइम पे डॉलर का रेट चेक किया जाएगा। डॉलर है 80 रुपए का, तो 80 रुपए का है तो अभी आपको तो कोई गेन ही नहीं हुआ ना। $1,000 इन्वेस्ट किया था, $1,000 ही वापसी लेके जा रहे हो तो कोई गेन ही नहीं है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज है, इसकी वजह से जो करेंसी फ्लक्चुएशन के नुकसान होते थे वो देखने को नहीं मिलेंगे, एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी रिपोर्ट्स कह रही है गोल्ड क्रैश कर सकता है अगस्त के महीने के अंदर 12 से 15% तक, मतलब 85 से 88,000 रुपीज पर 10 ग्राम पे आ जाएगा। अभी क्लोज टू 1 लाख रुपए चल रहा है। इतना घटेगा, क्या घटेगा या नहीं घटेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बट रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है। पिछले कुछ टाइम से मैं कॉन्स्टेंटली सुन रहा हूँ, और इसका रीजन क्या कहा जा रहा है, ये जो वॉर कंसर्न थी, ये बहुत सारी जो चीजें थी, उसके चक्कर में ना लोगों ने दबा के बहुत सारा गोल्ड ले लिया है। अब गोल्ड ले लिया है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो पहली चीज बंदे उसको बेच के अपना प्रॉफिट बनाना चाहेंगे। तो पहला, जब बेचते हैं तो उस टाइम पे प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी चीज ये है कि लोगों ने बहुत सारा गोल्ड ले लिया, अब उनको लगता है भाई बहुत ज्यादा ले लिया, इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं थी, वो कुछ निकालेगी। अगेन इस चक्कर में प्राइस नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम ज्वेलर्स की बात करके चले तो भाई गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, तो ज्वेलर्स क्या करेंगे, स्कीम्स निकालेंगे, डिस्काउंट लेके आएंगे ताकि लोग गोल्ड लेने के लिए जाए, जिसकी वजह से अगेन प्राइस घटता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। अभी के टाइम पे जो डॉलर है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, वो कहेंगे भाई डॉलर में इन्वेस्ट कर लो। बात तो वही है, अब गोल्ड बढ़ गया, अब तो घटने के कंसर्न्स लग रहे हैं, तो इट्स बेटर कि अब डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो लग रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस चक्कर में गोल्ड के भाई भाग रहे थे, अब वो थोड़े ईज आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी चाइना की बात करके चले तो वहां पर जो 996 वर्क कल्चर है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। 996 का मतलब है सुबह 9 बजे आओ, रात को 9 बजे जाओ और 6 दिन तक काम करो, 12-12 घंटे 6 दिन तक काम करना है। आईटी कंपनीज में कॉमनली वहां पे चला करता था, अब उसके ऊपर एक्शन लेने की बात करी गई है। देखो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए भी। अभी तक ना सब एम्प्लॉयज की बात करते हैं कि भाई बंदा घिस रहा है, बंदे ने 12 घंटे काम करे 6 महीने, उसकी पर्सनल लाइफ तो खत्म ही हो गई, वो बीमार हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ एम्प्लॉयर के लिए भी तो बहुत बड़ी टेंशन है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को ओवरवर्क कर देते हो, ओवर बर्डन कर देते हो, वो बीमार हो जाता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो एम्प्लॉय की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी आपको इतनी जल्दी। या मैं कहता हूँ रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, वो बंदा 10 दिन के लिए गायब हो रहा है, तो 10 दिन का नुकसान भी तो आपको होने वाला है ना। नुकसान काम का होगा, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ना सबको समझना चाहिए कि ओवरवर्क भी एक बहुत बड़ा कलेश है। ओवरवर्क का कंसेप्ट मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कई लोगों को लगता है कि भाई ऑफिस में कितने घंटे बैठे, दिस इज ओवरवर्क। ऑफिस में आप 12 घंटे बैठे और 12 घंटे में आप चिल बैठे हो, 4-5 घंटे कर रहे हो, मजे चल रहे हैं ऑफिस में, सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप जब आ रहे हो और जा रहे हो, आप बहुत ड्रेन्ड फील नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी दिन छुट्टी ले रहे हो, आपको घर में बोरियत महसूस हो रही है, ऑफिस की याद आ रही है, तो मेरे हिसाब से 12 घंटे का भी कल्चर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सवाल ये है, आज आप ऑफिस गए, वापसी रात को आ रहे हो और आप कह रहे हो यार कल छुट्टी लूंगा यार,
या फिर रोज आप काम कर रहे हो और आपका मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। अगर ये वाले कंसर्न्स आ रहे हैं ना, तो नुकसान है। मैं तो कहता हूँ अपने मैनेजर्स को आपको बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर तो कल्चर यही है ना, एम्प्लॉय भी लगा रहता है, घिसने के लिए तैयार है, मजदूर बनने के लिए सब तैयार बैठे, भाई मैं करूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा। एम्प्लॉयर भी कह रहा है कि भाई तुम करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन में मेजर प्रॉब्लम आती है इंडिया के अंदर। बाकी चाइना वाले तो इसके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी एप्पल वालों की बात करके चले तो एप्पल ने यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। मैसेज इन द सेंस, उन्होंने कहा है ठीक है भाई, यूरोपियन यूनियन वाले बहुत सारे रूल्स लगा रहे हैं ना, यूरोप के अंदर हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है हम नहीं करेंगे, हम उस फीचर को ही बंद कर देंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा जो इनका एयर ड्रॉप है वो बाकी डिवाइसेस पे भी चलना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स करो। एप्पल वाले ने कहा भाई हम यूरोप के अंदर एयर ड्रॉप ही खत्म कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के चक्कर में एप्पल वालों ने टाइप सी पोर्ट लेके आए अपने सारे डिवाइसेस के अंदर। अब रिपोर्ट्स ये कह रही है कि उसमें पोर्टलेस बना देंगे फोन को। भाई पोर्ट ही नहीं है तो क्या टेंशन है। कहा जा रहा है सीमलेस इंटीग्रेशन वाला जितना भी सिस्टम होता है ना एप्पल का, वो सब बंद हो जाएगा। मतलब अपने एयरपोर्ट खोले, फोन पे डिटेक्ट हो जाते हैं, वो सारे फीचर्स खत्म कर देगा एप्पल। ले लो भाई, ले लो यूरोपियन यूनियन वाला फोन। तो इससे होगा क्या, इससे चलेगा बैक का फोन। लोग यूएस जाएंगे, वहां से लेके आएंगे, दुबई जाएंगे, वहां से फोन लेके आएंगे, बाकी कंट्रीज से ऐसी जगह से फोन लेके आएंगे जहां पर ये सारी चीजें ओपन होगी। क्योंकि भाई देखो इंडिया के अंदर भी सैटेलाइट वाले फोन अलाउड नहीं थे, बट अगर आप दुबई वगैरह से फोन उठा के लेके आते हो तो उसके अंदर आपको वो वाला फीचर मिलता है। सिमिलरली लोग भी इसी तरीके से कर ले, कोई प्रॉब्लम क्या है। बाकी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकल गया है, फिर से मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गए हैं। आप चार्ट के अंदर देख सकते हो एनवीडिया आगे निकल गया है, पर माइक्रोसॉफ्ट को ये नहीं है कि बहुत पीछे हो गया है, अभी धीरे धीरे वो आगे निकला है, बट माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत आगे निकल गया है। थर्ड नंबर पे एप्पल आ रहा है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में डिफरेंस देखो। इनफैक्ट मैं कहता हूँ फोर्थ नंबर पे अमेजोन आ रहा है, उनके बीच में डिफरेंस देखो। बहुत बड़े बड़े डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं हमको। और ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई एनवीडिया की जो रिपोर्ट्स निकल के आई है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकल के आई है, उन्होंने एनालिस्ट को भी पछाड़ दिया। एनालिस्ट ने जो सोचा था उससे ज्यादा रेवेन्यू, सब कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई होती हुई दिखाई दे रही है एनवीडिया की, इसलिए इनके शेयर्स भागते हुए दिखाई दिए। यूएस चाइना की टेंशन के चक्कर में कहीं ना कहीं एनवीडिया को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था कि भाई एनवीडिया वाले चाइना को चिप सप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है इनकी चिप्स की, तो वहां नहीं जाएगी तो नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी इनके शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी दिखाई दे रही है। अब कंसर्न पता क्या है एनवीडिया का, जो लोग कहते हैं ये आपको सामने नहीं दिखाई देगा, ये अंदर की बातों वाला कंसर्न है। वो ये है कि एनवीडिया नई नई चिप्स तो निकाले जा रहा है, मैं ये निकाल दूंगा, पर मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है। उसने आज एक चिप निकाल दी, 6 महीने बाद और एडवांस चिप, 6 महीने में और एडवांस चिप, बट एक्चुअली अगर आप जीपीयू लेने के लिए जा रहे हो उतने रेडिली अवेलेबल नहीं है, बनाई ही नहीं पा रहे उतनी तेजी से जितनी तेजी से निकाल रहे हैं। बाकी इंडिया का मॉनसून पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, 21 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में होगा। जो इंडिया पाकिस्तान टेंशंस देखने को मिली थी उसके बाद में अभी ये सेशन होगा। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से रफाल के बारे में मेजर बात करी जाएगी, प्लेन्स के बारे में बात करी जाएगी, कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, गवर्नमेंट उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है, और मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। बट कहीं ना पार्लियामेंट्री सेशन जब भी शुरू होता है रफाल एक मुद्दा होता है। मुझे याद है शायद 2019 के इलेक्शन थे, उस टाइम पे रफाल का घोटाला हुआ, रफाल ने ये किया, ये शुरू हुआ। 2024 में भी रफाल चल रहा था, अब फिर से रफाल ही शुरू होगा। सोचने वाली बात है। बाकी मार्केट का आप देख लो, मार्केट कैसी रही है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। जोमैटो भागता हुआ दिखाई दिया है, जियो फाइनेंशियल भागता हुआ दिखाई दिया है। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।